प्यारे बच्चों, आज इस नई यूनिट में आपका स्वागत है। अभी तक हम यूनिट 1 में किसी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। यहाँ इस यूनिट में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इस साल के सिलेबस में ही हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी इनको पढ़ना होता है और अकेले एक यूनिट के तौर पर तो ये है ही है। तो यहाँ जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं वो इसी साल के सिलेबस में ही 3 बार तो हमें काम आता ही है। इसके अलावा फिजिक्स में भी इनकी हमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इनको हम ध्यान से समझेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने के लिए हमें 11th क्लास में पढ़ी हुई ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग एक बार 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ी थी उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज के बारे में भी पढ़ा था, क्यों इनकी जरूरत पड़ती है इनवर्स फंक्शंस को डिफाइन करने की। तो 11th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम लेते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दरअसल पीरियडिक होता है, यानी एक निश्चित अंतराल के बाद में वैल्यूज रिपीट होने लग जाती है। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था, जैसे मैं साइन फंक्शन का ही एग्जांपल ले लूं तो उसके डोमेन और रेंज के बारे में भी हमने पढ़ा, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रियल फंक्शंस होते हैं। तो डोमेन ऑफ साइन एक्स फंक्शन रियल नंबर होता है, लेकिन आपने ये भी पढ़ा था कि साइन फंक्शन की वैल्यूज -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में रहती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि -1 और 1 के क्लोज इंटरवल के बाहर जितने भी रियल नंबर्स हैं उसमें से किसी भी रियल नंबर की प्री इमेज मौजूद नहीं है। तो इस कारण से साइन एक्स फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं होता है। और 1 इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक निश्चित समय के बाद इनकी वैल्यूज रिपीट होने लग जाती हैं। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है और साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। अब पिछली जो यूनिट थी हमारी फंक्शंस की, वहां हमने पढ़ा कि इनवर्स फंक्शन केवल उन्हीं फंक्शंस के एग्जिस्ट करते हैं जो 1 हो और ऑन टू। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे एक भी नहीं है जो 1 और ऑन टू दोनों। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको रिवाइज कराना चाहूंगा कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं। तो साइन फंक्शन की डोमेन रियल नंबर है, रेंज -1 और 1 का क्लोज इंटरवल है। कॉस फंक्शन के लिए भी यही बातें लागू होती हैं। अब टेंजेंट एक्स हर रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, लेकिन जो π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं वहां ये डिफाइन नहीं होता है। तो tan x का जो डोमेन है और रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है। यहां जब हम n लिखेंगे तो वहां पर n का मीनिंग किसी इंटीजर से होगा। रेंज की अगर हम बात करें तो टेंजेंट x की वैल्यू कितनी की कम या कितनी की ज्यादा हो सकती है, यानी पूरे रियल नंबर इसका रेंज है। इसी तरह से cot x की वैल्यू cos x अपॉन sin x है। जब जब sin x 0 होगा तो उस समय cot x डिफाइन नहीं होगा। आपको याद होगा कि sin x जब जब 0 होगा या पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो उस समय वो डिफाइन नहीं होगा। तो cot x का डोमेन r-n पाई होता है, जबकि रेंज इसकी r होती है। secant x 1 अपॉन cos x होता है। जब जब cos x 0 होगा तो उस समय secant x डिफाइन नहीं होगा। और cos x आपको याद होगा जब ऑड मल्टीपल्स आते हैं π/2 के उस समय डिफाइन नहीं होता है। तो secant x का डोमेन होगा r-2n + 1 π/2, जैसा कि टेंजेंट x के केस में हुआ था।
अब रेंज की बात करें तो सीकेंट एक्स की जो रेंज है वो सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा सीकेंट एक्स और कोसीकेंट एक्स दोनों की वैल्यूज -1 और 1 के बीच में नहीं होती हैं, या तो -1 से होंगी या उससे छोटी होंगी, या +1 होगी और उससे बड़ी होगी, यानी इनकी रेंज r -1 से 1 और r -1 से 1। अब अगर हम किसी फंक्शन की बात करें जो 1 1 और 1 2 हो और वो सेट x से सेट y पर डिफाइन हो, तो उसका जो इनवर्स फंक्शन है वो सेट y से सेट x पर डिफाइन होगा। यानी कि जो f का रेंज था वो f इनवर्स का डोमेन बन जाएगा, और जो रेंज ऑफ f था वो अब f इनवर्स का रेंज बन जाएगा। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस तरीके से डिफाइन करें कि वो 1 1 और 1 2 बन जाएं, तो उनके इनवर्स फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दें sin x पर, कि अगर इसका जो है रेंज की बात कर लें, ये डोमेन जो है साइन इनवर्स x के लिए अगर हम फिक्स करें कि भाई -1 और 1, तो इसका क्योंकि जो रेंज है वो तो एज इट इज ही हम इनके डोमेन बना देंगे। अब बात आती है रेंज की, तो रेंज अगर हम फिक्स करते हैं ऐसे कि हम सिर्फ -π/2 से π/2 वाला इंटरवल अगर हम लेते हैं, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लें, तो उस समय साइन इनवर्स x की जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सब यूनिक आएंगी। और वो इनवर्स फंक्शन डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे मैं लिखता हूं एक इक्वेशन sin x = 1/2, यानी कोई एंगल है x जिसके साइन की वैल्यू 1/2 है, तो मैं उस एंगल को फाइंड करना चाहता हूं, तो उस एंगल के लिए मैं लिखता हूं कि x जो होगा साइन इनवर्स 1/2 होगा। तो ऐसे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स लिखते हैं, लेकिन वो डिफाइन तब होगा जब हम उसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। जैसे अगर मैं sin x का इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूं, तो अगर मैं उसको ऐसे डिफाइन करूं कि डोमेन उसका -1 और 1 के क्लोज इंटरवल को रख लूं और रेंज -π/2 से π/2 रख लूं, तो अब ये जो फंक्शन डिफाइन होगा वो 1 1 और ऑन टू फंक्शन होगा, तो ये इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो जब भी हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे वो किस प्रकार से लगाएंगे, तो मैंने इसकी टेबल तैयार की हुई है। तो इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन जो है उसके लिए डोमेन हमें रखना है -1 से 1 और रेंज रखते हैं -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल। अगर हम ऐसा रखते हैं तो साइन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन करा जा सकता है। इसी तरह से cos x के इनवर्स को डिफाइन करने के लिए डोमेन हम रखते हैं -1 और 1 का क्लोज इंटरवल और रेंज रखते हैं 0 से π, यानी फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स। इसी तरह से टेंजेंट x का इनवर्स डिफाइन करने के लिए हम इनवर्स x लिखते हैं, डोमेन सारा रियल नंबर और रेंज होता है अगर हम रख लें -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स x को डिफाइन करने के लिए डोमेन हम लेते हैं r और रेंज लेते हैं 0 से π का ओपन इंटरवल। इसी तरह से सीकेंट इनवर्स x को डिफाइन करने के लिए डोमेन हम लेते हैं r -1 से 1 का ओपन इंटरवल और रेंज लेते हैं 0 से π का क्लोज इंटरवल और उसमें से π/2 को हटा दें, क्योंकि π/2 पर सीकेंट x डिफाइन नहीं होता है। इसी तरह से कोसिकेंट इनवर्स x के लिए भी डोमेन जैसे सीकेंट इनवर्स x का रखा उसी प्रकार से रखते हैं और रेंज -π/2 से π/2 माइनस इसका क्लोज इंटरवल में से 0 हटा देते हैं, क्योंकि कोसिकेंट 0 डिफाइन नहीं होता। अगर आपको डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के याद हैं तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन लिखने के लिए जो यहां रेंज थी वो सब डोमेन बन चुके हैं, केवल फर्क आता है रेंज। और रेंज में भी आप अगर समझें तो दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है
जिसमें साइन इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स आता है। इनकी रेंज एक दूसरे से मिलती हुई। दूसरा ग्रुप है कॉस इनवर्स एक्स का, साथ में होंगे उसके कॉट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स। इन तीनों की रेंजेस भी मिलती हुई हैं। केवल इनमें से वो पॉइंट हटा लिए जाते हैं जहां पर वो पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन नहीं होता। जैसे मैं बात करता हूं tan इनवर्स x की, क्योंकि sin इनवर्स x की रेंज थी -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल, और टेंजेंट x -π/2 और π/2 दोनों पॉइंट्स पर डिफाइन नहीं होता, इसलिए वो पॉइंट हटा दिए जाते हैं, ओपन इंटरवल बच जाता है, तो ये tan इनवर्स x की रेंज बन जाती है। रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहा जाता है। आपसे भ्रमित ना हो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कुछ और है। जो रेंज ऑफ फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के लिए, वही इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी है। ये हमें याद होना इसलिए आवश्यक है कि जितने भी हम क्वेश्चंस लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, या जो भी हम इनके आइडेंटिटीज बनाते हैं, उन सब में हमें रेंज की आवश्यकता होती है। ये सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने अपने डोमेन में रेंज को देखते हुए डिफाइन होते हैं, इसलिए ये हमें डोमेन और रेंज दोनों अच्छे तरह से याद होने चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे छोटे छोटे से, हमें प्रिंसिपल वैल्यूज इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बतानी है। जैसे साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, कॉस इनवर्स 1/2 कितना होगा, और tan इनवर्स 1 कितना होगा। हम यहां से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स 1/2 थीटा है। इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा 1/2 हुआ। अब आपको बताना है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है। तो आप जानते हैं कि π/6 जब होगा थीटा, तो उस समय साइन थीटा 1/2 होता है, तो हम कह सकते हैं थीटा π/6 होगा। वैसे तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कई जगह होती है, कई एंगल्स पर होता है, 150 डिग्री पर भी होता है, तो साइन 150 डिग्री भी 1/2 ही होता है। लेकिन आपको सिर्फ वो वैल्यू रखनी है जो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड हो। अभी आपने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 है। यानी अगर मैं दूसरा एंगल 5π/6 लेता 150 डिग्री वाला, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता, तो इसलिए यहां पर इसकी वैल्यू होगी π/6। इसी तरह से अगर cos इनवर्स 1/2 की मैं बात करता हूं, तो ये थीटा होगा, यानी cos थीटा 1/2। तो cos थीटा 1/2 अगर 360 डिग्री तक भी बात करें तो दो जगह तो होता ही है, 60 डिग्री पर भी होगा cos थीटा 1/2, और 300 डिग्री पर भी 1/2 ही होगा। लेकिन क्योंकि cos इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से पाई के बीच में है, यानी ये जो एंगल हम लिखें वो 0 से 180 डिग्री के बीच का ही लिखना है, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 से पाई के बीच वाला एंगल जो यहाँ पर 60 डिग्री यानी π/3 है, तो वही लिखेंगे, तो थीटा इक्वल टू π/3। इसी तरह से tan इनवर्स 1 थीटा है, तो tan थीटा 1 होगा। अब tan थीटा 1 45 डिग्री पर भी होता है और 225 डिग्री पर भी होता है, लेकिन tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है, तो इसलिए थीटा π/4 ही होगा, ना कि 5π/4। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव एंगल अगर आते हैं तो इनकी वैल्यूज
फाइंड कर लेते हैं। अगर यही एंगल माइनस में होते तो कैसे करते? अगला हम क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मान लो साइन इनवर्स -1/2 है तो वैल्यू क्या है? तो हम कहते हैं कि लेट साइन इनवर्स -1/2 थीटा है, तो साइन थीटा -1/2, तो साइन थीटा की वैल्यू -1/2 कब होगी? तो ये होगी माइनस साइन, अभी हमने देखा 1/2 साइन थीटा की वैल्यू कब होती है? जब थीटा π/6 होता है, तो माइनस साइन π/6। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ -π/6, क्योंकि ये भी हमने पढ़ रखा है कि साइन माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थीटा होगा -π/6। अगर यही क्वेश्चन कॉस इनवर्स के साथ होता तो हम कहते हैं कॉस इनवर्स -1/2 थीटा है, तो कॉस थीटा -1/2 है, तो कॉस थीटा, अब -1/2 हमें याद रखना है कब होगा, तो cos थीटा की वैल्यू -1/2 हमें देखनी है, तो cos थीटा 1/2 60 डिग्री पर होगा, -1/2 120 डिग्री पर होगा, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री पर ये cos थीटा की वैल्यू -1/2 होती है, तो cos थीटा की वैल्यू -1/2 है, तो cos थीटा इक्वल टू, अब 120 डिग्री को अगर आप रेडियन में बदल दें तो आप बदल सकते हैं 2π/3, तो थीटा इस समय होगा 2π/3। ये भी ध्यान देना है कि ये जो एंगल है हमारा वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही होना चाहिए, तो cos थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई के बीच में है, इसलिए थीटा इक्वल टू 2π/3 हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब इससे जो संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम अगले लेक्चर्स में लेंगे। आज आप इनके डोमेन और रेंज याद रखें, जिससे कि कल वाले क्वेश्चन से और उससे आगे वाले क्वेश्चन को करने में हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद।